मध्य प्रदेश एक बार फिर चुनावी मुहाने पर खड़ा है। 2018 में विधानसभा चुनाव, 2019 में लोकसभा चुनाव और अब फिर 2020 में विधानसभा की 27 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और साल के अंत तक नगरीय निकाय चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में चुनावी मशीन के रूप में अपनी पहचान बना चुकी बीजेपी की चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है, जानने के लिए देखिए एमपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लगातार सियासी उठापटक चल रही है। 26 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में नगर निगम का चुनाव भी अब सर पे आ चुका है। कैसी रहेगी बीजेपी की तैयारी, जानने के लिए जुड़ेंगे निवर्तमान नगर निगम सभापति अजय सिंह नरूका जी के साथ। सर, किस तरीके से बीजेपी तैयारी कर रही है नगर निगम चुनाव के लिए भी और जो 26 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसके लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास में एक बहुत प्लस पॉइंट है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता भारतीय संगठन आधारित व्यवस्था है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ पे 24/7 ये कार्यक्रम लगातार चलता रहता है। तो चुनाव इस बीच में कभी आ जाएं कोई से भी, तो हमको उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हमारी जो नीति रीति, हमारे जो कार्यक्रम है कार्यकर्ता आधारित हैं, राष्ट्रवादी कार्यक्रम है, तो वो लगातार चलते रहते हैं। पब्लिक से, जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, विकास के कार्य हैं, पब्लिक के बीच में हम लगातार बने रहते हैं। तो इसलिए ये चीज़ गौण हो जाती है कि हम इन चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं। जो भी अभी चुनाव होने वाले हैं, चाहे उपचुनाव हो, चाहे स्थानीय निकायों के चुनाव हो, हम निश्चित रूप से बहुमत के आधार पर वो चुनाव जीतेंगे। 21 सालों से इंदौर नगर निगम पर बीजेपी काबिज रही है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको, आने वाले नगर निगम चुनाव में क्या बीजेपी अपने जीत का परचम लहरा पाएगी? निश्चित रूप से कोई कारण नहीं बनता है कि जनता जो है अपना मत बदले। किसी भी प्रकार का कोई भी कारण नहीं बनता है। आखिर में कांग्रेस को वोट पब्लिक क्यों दे? ना तो उनका कोई राष्ट्रीय नेतृत्व तो इस प्रकार से है, हम सब देखते रहते हैं, रात दिन पब्लिक टीवी पे देखती है कि पाकिस्तान, चाइना और कांग्रेस के लीडर तीनों की जो लैंग्वेज होती है उसमें बहुत समानता रहती है, एक जैसी मतलब लगभग लैंग्वेज रहती है। तो वो हमारी उन विचारों से हटके है। ऐसे समय जब देश के ऊपर विपत्ति का काल रहता है, उस समय भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जो हैं, कांग्रेस नेता जो हैं, वो जो हमारे जो दुश्मन हैं उनकी भाषा बोलने लगते हैं, उनको सहमति प्रदान करने लगते हैं। प्रादेशिक स्तर पे अगर हम जाए तो प्रादेशिक स्तर के भी जो नेता हैं, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे कमलनाथ जी हों, उनका भी जो तरीका रहता है वो उनसे मेल खाता हुआ तरीका रहता है। तो राष्ट्र की मुख्य धारा से अगर हम समानता कदम ताल करते हुए नहीं चलेंगे तो शने शने जनता के बीच से कट जाएंगे। स्थानीय स्तर के ऊपर हम देखें तो कोई भी कारण ऐसा नहीं बनता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो आने वाली परिषद होने वाली है, उसको लोग नकारें। कोई भी कारण नहीं बनता है। चहुमुखी विकास, इंदौर का कायाकल्प, इंदौर को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पे लेके आने की व्यवस्था, और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश छोड़ दीजिए, देश के चुनिंदा शहरों में इंदौर शहर गिना जाएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वच्छता की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से, यातायात की दृष्टि से और उत्तम रहवास की दृष्टि से इंदौर बहुत अग्रणी शहरों में माना जाएगा। जी, मध्य प्रदेश में घटनाक्रम चल रहा है, लगातार कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है आपको, लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है ये? और दूसरी बात, यदि सभी कांग्रेस के लोग बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो बीजेपी के लोग कहाँ जाएंगे जो सालों से झंडा उठा रहे थे बीजेपी का? देखिए, मजबूत विपक्ष होना प्रजातंत्र के लिए बहुत हितकारी होता है, लेकिन उसकी मजबूती के लिए हम तो उत्तरदायी तो नहीं है हमारे पास में। अंततगोतवा ये पूरी व्यवस्था जो प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होगा वो उन्हीं की व्यवस्था के ऊपर है। जो ये विधायक लोग जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के उसमें छोड़ के गए थे और अन्य विधायक जो लोग जो जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ, उनका निष्ठा आ रही है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति, उसका जनता के हित में किए जाने वाले कार्य, उसको श्रेय जाएगा। और उसके साथ में कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, माननीय कमलनाथ जी, उनके द्वारा और उनके नेताओं के द्वारा 10 दिन में राहुल गांधी जी ने बोला था कि 10 दिन के अंदर अगर हम किसानों को ऋण माफ़ी नहीं करेंगे तो हम सरकार से इस्तीफा दिलवा दूंगा। ये राहुल गांधी जी के शब्द हैं, कोटेड शब्द हैं, जो पब्लिक के बीच में उन्होंने टीवी पे बोले। 1.5 साल हो गया, 13 महीने हो गए। 13 महीने में आपने केवल घोषणा करी है। केवल उन्हीं जगहों के ऊपर ऋण माफ़ी हुई है जहाँ पे उपचुनाव हुए थे, बाकी जगह अभी भी बैठे। एक भी व्यक्ति बता दे जिसको बेरोजगारी भत्ता 4,000 रुपये का युवा को मिला हो, ये उनके वादे थे। अब जनता के बीच में आप जाओगे
और जो शिवराज सरकार की जन कल्याणकारी योजना थी, संबल योजना, इतनी लोकप्रिय योजना जो गरीबों के हित की थी, स्वास्थ्य से संबंधित 16 उसके अंदर योजनाएं थी जो सीधे सीधे ज़रूरतमंद गरीब लोग जो है उनको प्रभावित करती थी, उसको उठा के उन्होंने बंद कर दिया। मेरी परिषद के अंदर तुलसीराम जी मंत्री थे उस समय, कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री। हमने मेरी परिषद के अंदर उनको, मेरे सदस्य हैं वो, मानद सदस्य हैं, मैंने उनसे आग्रह करा, वो आए, हम लोगों ने उनसे बोला कि आप कमलनाथ सरकार को बोलिए। उनको भी दुख हुआ और उन्होंने उसका सीधा वहाँ पर ये बोला कि मैं इसका विरोध करूँगा और अगर वो नहीं माने तो मैं कठोर विरोध करूँगा, ये उनके शब्द थे। तो इस प्रकार से योजनाओं को आप रोकोगे, उनके लोग जो पब्लिक के बीच में जब जाते हैं तो पब्लिक का आक्रोश का उनको कोप वजन सहन करना पड़ता है, तो निश्चित रूप से उनका मनोबल गिरता है। अब जब मनोबल गिरेगा तो वो कोई ऐसी व्यवस्था को चुनेंगे, देखेंगे, सहारा ढूंढेंगे जहाँ पर वो उनकी राजनीति कर सकें। तो उनको भारतीय जनता पार्टी से उत्तम कोई जगह नहीं मिली, तो हम बुलाने नहीं गए थे, वो हमारे पास में आए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आत्मसात किया, भारतीय जनता पार्टी के अब कार्यकर्ता हो गए। तो ये प्रश्न गौण हो गया कि कांग्रेस के वो विधायक थे, अब वो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति को वो अंगीकार कर चुके हैं, उसमें समाहित हो चुके हैं। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हक मार जाने का, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो विचारधाराओं से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है। वो जब भी आया है तो वो किसी स्वार्थ के बस यहाँ पे नहीं आया, उसको अगर कोई प्लेटफॉर्म मिलता है सेवा के लिए, वो एक आधार वो मानता है। इसके अलावा वो कोई साधन नहीं है हमारे पास में, ये हमारा साधन है, साध्य नहीं है सत्ता। तो इसलिए हमारे को कोई फर्क पड़ेगा ऐसा कुछ भी नहीं है। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास में कार्यकर्ता जो है, उसके पास में जनता की सेवा का जो वो है अवसर मिले उसको, उसके साथ में जो भारत माता को परम वैभव पे ले जाने का उसका दिव्य सपना है, उस सपने को वो पूर्णता की तरह वो किसी भी चुनौती को स्वीकार करके वो उसको मान्यता देगा। वो कभी भी इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होगा कि उसको कुछ मिले या ना मिले। परंतु दल बदलू राजनीति से कहीं ना कहीं बीजेपी की वरिष्ठ नेता नाराज़ नज़र आ रही हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्यन जी ने भी अपनी नाराज़गी जताई है इस दल बदलू राजनीति के चलते। तो क्या लगता है आपको, किस तरीके से आप वरिष्ठ नेताओं को मैनेज करेंगे? देखिए, वो उनकी अपनी मान्यता है और उनका कुछ और भी उसके अंदर कुछ और सवाल भी होंगे। उस चीज़ का अगर वो संगठन में बैठ के बात करेंगे तो संगठन के लोग पूरा, सत्यनारायण जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं। हम तो उनको सुन के, उनको देख के आगे आए, तो वो हमको कभी भी ऐसी जगह पे नहीं ले जा सकते जहाँ से हमारा पथ भ्रष्ट हो, किसी भी प्रकार से हम विघटित हों। तो वो मैं नहीं मानता, उनका तात्कालिक कोई वो चीज़ हो सकती है। और दूसरे जो नेता हैं वो भी इसी पद्धति के ऊपर हैं। बाकी तो कहीं कुछ ऐसी कोई समस्या नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। सब कार्यकर्ता जो हैं वो काम करेंगे, करते आए हैं और देश को उत्थान के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने को तैयार है। जी, आपके कार्यकाल में स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर लगातार 3 बार नंबर 1 की पायदान पर आया है। क्या स्ट्रेटेजी रही है आपकी जो लगातार 3 बार इंदौर ने पूरे भारत देश में अपने जीत का परचम लहराया है? देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं कि हम अगर ये सोचे कि जादू की छड़ी कोई चल गई थी तो वो असंभव चीज़ होती है। बहुत मेहनत लगती है और बहुत तपस्या लगती है और कई लोगों की तपस्या लगती है। मोघे जी जब माननीय कृष्ण मुरारी जी मोघे जब हमारे महापौर थे, मैं उस कार्यकाल में उनका MIC का सदस्य था, मेरीन काउंसिल में था। मोघे जी ने सतत प्रयास करे, मैंने खुद ने देखा है। सुबह वो करीब 5 बजे उठ के अपने वाहन लेके अपने ड्राइवर को बुला के और निकल जाते थे और लगातार करीब 9-10 महीनों तक उन्होंने मेहनत करके कचरे को समेटने की व्यवस्था करी। और उसी बीच में जब मोघे जी से मेरी उनसे वार्तालाप हुई तो उन्होंने मुझे मेरे एक आग्रह के ऊपर डोर टू डोर का कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मेरे वार्ड में, जो वार्ड क्रमांक 47 तिलक नगर का क्षेत्र है, इसमें उन्होंने मुझे अलाउड करा और 9 महीने तक हमने सतत वो प्रक्रिया को अपनाया, डोर टू डोर वाला। अभी डोर टू डोर 2 प्रकार का उठता है कचरा, 2 या 3 प्रकार के कचरे उठते हैं, गीला कचरा, सूखा कचरा और अपशिष्ट जो दूसरे प्रकार के रहते हैं, वो वाले डायपर और इनके, तो वो वाली चीज़ उठाई जाती है। उस समय हम 8 प्रकार का कचरा लेते थे अलग अलग सेग्रीगेशन करके, इतना बढ़िया सेग्रीगेशन था और बीनलेस हमने कर दिया था पूरे वार्ड को। और इस वार्ड के अंदर सब लोगों को मालूम है, यहाँ की जनता को मालूम है, क्योंकि 9 महीने ये कार्यक्रम चला था। तो ये एक बहुत बड़ी तपस्या थी, उसमें हमने उस समय बहुत सारी समस्याओं का सामना करा। मेरे ऊपर 3 केस चले, जो लोग मेरे विरोधी थे और जो इस व्यवस्था से विरोधी थे। जागीरदार प्रथा सामने बहुत बड़ी चुनौती के रूप में थी, उसको निपटना आसान नहीं था।
वो सदियों से चली आ रही जागीरदारी प्रथा थी, उस प्रथा को मोघे जी के कार्यकाल में हमने उसको समाप्त करा। और उस समय मैं बहुत बड़ी भूमिका निभाता था बजट के अंदर। उस बजट के अंदर मैंने 2 करोड़ रुपए प्रारंभिक तौर पे रखे मोघे जी के कार्यकाल में डोर टू डोर के लिए। उसके बाद में 3 करोड़ रुपए रखे, उसके बाद में 8 करोड़ रुपए उस व्यवस्था के अंदर रखे। लेकिन दुर्भाग्य हमारे साथ में ये था कि ये ना तो हमारे पास में फाइनेंशियली ऐसी कोई व्यवस्था थी, ना कोई केंद्रीय स्तर के ऊपर ऐसा कोई नेतृत्व था जो हमको मोटिवेट कर सके। 2 अक्टूबर 2014 को मोदी जी ने आने के बाद में, 26 मई मोदी जी ने जब शपथ ली, उसके बाद में 2 अक्टूबर 2014 को जब गांधी जी की 145वीं जयंती थी, उस समय मोदी जी ने एक बीड़ा उठाया था देश को स्वच्छता का 5 साल के अंदर। जब गांधी जी की 150वीं जयंती आने वाली थी, उस 5 साल के अंदर उन्होंने बीड़ा उठाया था कि मैं देश को स्वच्छ करूंगा। और उन्होंने खुद ने हाथ में झाड़ू, आप कल्पना कीजिए, देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से ये चीज़ें बोले, देश को आह्वान करे और उसके बाद में खुद अपने हाथों से झाड़ू ले ले, तो कितना बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और फिर उसके बाद में उन्होंने बहुत बड़ा फंड इसके लिए, इन व्यवस्थाओं के लिए रखा, बहुत बड़ी हमको हेल्प मिली उसके बाद में। तो ये तेज़ गति से चल पड़ा, क्योंकि हमने चूंकि अंगीकार करा हुआ था। हम 200 मोघे जी के समय 267वें नंबर पे थे इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में, और मोघे जी के कार्यकाल में जब मोघे जी ने छोड़ा तो 25वें नंबर पे थे। आप सोचिए ना, हम 267 से 25वें नंबर पे इंदौर को लेके आए। तो वो तपस्या, वो मेहनत मोघे जी की, मेरी और दूसरे अन्य हमारे जो पार्षदगण थे, उन लोगों, मुन्ना लाल जी यादव भी उसमें स्वच्छता के प्रभारी थे, इन सब की मेहनत लगी है। उसके बाद में फिर दूसरा कार्यकाल आया माननीय श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह जी गौड़ के कार्यकाल में, उन्होंने इसको अंगीकार करा। प्रधानमंत्री जी का आह्वान, उनकी व्यवस्था, सपोर्ट सिस्टम, ये सारी चीज़ें जब एक साथ देश के अंदर आई, और माननीय मालिनी लक्ष्मण सिंह जी गौड़ के कमिटमेंट, ये सारी चीज़ आई। और इसी बीच में वर्तमान के जो हमारे कलेक्टर हैं मनीष सिंह जी, उन्होंने भोपाल में डोर टू डोर करा था, ये मुझे मालूम पड़ा। तो मैंने उनसे बैठ के कार्य योजना को मूर्त रूप दिया, और सबसे पहले मेरे वार्ड में और भरत पारिक जी के वार्ड में हमने ये व्यवस्था को, डोर टू डोर वाली को रिक्शा के द्वारा इसको हमने लागू करा। उस समय भी मेरे ऊपर 2 केस लगे, और उसको भी मतलब हमने उसको हैंडल करा। एक केस तो अभी भी चल रहा है, और उस केस को हमने हैंडल करा, और उसके बाद में हम डोर टू डोर लाने में सफल रहे। उसका सुखद परिणाम है सारे। और सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो इंदौर की जनता को जाता है। हाथों हाथ लिया, हमारा कमिटमेंट, नगर पालिक निगम का, हमारे अधिकारियों का कमिटमेंट, मनीष सिंह जी का कमिटमेंट, समस्त अधिकारियों का कमिटमेंट, माननीय लक्ष्मण सिंह जी गौड़ और आदरणीय सुमित्रा जी ताई, इनके द्वारा जब मार्गदर्शन प्रदान किया गया और इनका कमिटमेंट जब ये सब आया, तो इंदौर की जनता ने इसको हाथों हाथ लिया। और आज हम देख रहे हैं कि हमने एक ऐसा मानक स्थापित करा है कि जो पूरे देश में नहीं, विश्व के अंदर चर्चा का केंद्र है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इंदौर का जो ठोस अपशिष्ट जो योजना है, उस योजना को वो न केवल भारत में बल्कि विश्व के अनेकों देश उसको अंगीकार कर रहे हैं। और आपने तो चूँकि पत्रकारिता में तो आपने तो सब चीज़ देखा होगा, लेकिन इंदौर की जनता से मैं आह्वान करता हूँ, ये विरोधी लोगों से भी मैं आह्वान करता हूँ जिन लोगों ने उसको नहीं देखा, कि एक बार वो ट्रेंचिंग ग्राउंड जरूर आए। अगर वो समूह के रूप में भी आते तो मैं उनकी व्यवस्था जमा दूंगा। देखने योग्य जो सेग्रीगेशन होता है वो नेफ्रा कंपनी ने जो डाला है वो देखने योग्य है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने करी है, और केवल एक पॉइंट के ऊपर करा ऐसा नहीं है। हम इंदौर को ऐसी दिशा में ले जा चुके हैं कि इंदौर के पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉइस बचती है, और वो है कि देश के चुनिंदा शहरों में अपने आप को शुमार करने की। और वो आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी नीत हमारी जो परिषद आने वाली है, उसके नेतृत्व में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग वापस से एक पैरामीटर स्थापित करेंगे, और इंदौर यहाँ की जनता के लिए रहने के सबसे अनुकूल सिटी में से एक होगा। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे इंदौर नगर निगम के निवर्तमान सभापति अजय सिंह नरूका जी, जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही हैं, और उनका मानना है कि इंदौर नगर निगम चुनाव में भी एक बार वापस से बीजेपी जीत का परचम लहराएगी। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पराउत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।